तो दोस्तों पहले तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। दोस्तों स्ट्रेस का जो मतलब होता है वो होता है आपका हेलो फ्रेंड्स, टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है साइंस सेशन 4, जहां पे आपका टॉपिक है जनरल साइंस प्रीवियस ईयर्स कॉम्बाइंड सेट। पिछले जो हम लोग वीडियो लाए थे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सेपरेट वीडियो थे 100 सवाल का। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो पे आप लोगों को जैसे एग्जाम में आता है वैसा पैटर्न पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया गया है, जिसके लिए आप लोगों को और एग्जाम फ्रेंडली होने में आसानी होगा। दोस्तों ये जो वीडियो है इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए, यानी कि आप लोग वीडियो देख के तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन आपको स्टडी मटेरियल अगर चाहिए तो आप लोग हम लोग से टेलीग्राम में जुड़ सकता है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जिस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है। और तो दोस्तों नए व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं हम लोग एक इंफॉर्मेशन कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो हम लोगों का जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ ये सभी का जो प्रीवियस वीडियो है वो अगर आप लोगों नहीं देखे हो तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा सारा प्रीवियस वीडियो का अलग अलग लिंक। अभी मजा आएगा ना। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। इन which of the following conditions a person is born with both ovarian and testicular tissues? यानी कि ये ऐसा एक कंडीशन बताया गया है जहां पे देखिए औरत और मर्द दोनों ही जो लक्षण है वो लक्षण आपका देखा जाता है। वो कंडीशन को क्या बोलता है यहाँ पे, यानी कि बोथ फीमेल एंड मेल ऑर्गन उसके अंदर है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, सीवर सिंड्रोम, पेनाइल एग्नेसिस, पॉलीडोचिडिज्म, हार्माफोरोटिडिज्म। देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हार्माफोरोटिडिज्म। ठीक है, इसको नाम याद रखिए। यहाँ पे ये जो आपका फीचर है इस पे आपका ओवारियन और टेस्टिकल दोनों ही देखने को मिलता है। ठीक है, ओवारियन और टेस्टिकुलर टिश्यू दोनों ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो डिजीज है इसका फीचर है ये दोनों चीज। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। लैक इज द स्कारलेट रेजिनस सीक्रेशन फ्रॉम। तो देखिए दोस्तों ये तो लैक पहले बोला दिया है आपको रेजिनस सीक्रेशन है, स्कारलेट रेजिनस सीक्रेशन। ठीक है, तो ये लैक जो है आपका, ये आपका चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, हार्ब, ट्रीज, बार्क, इंसेक्ट्स। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा इंसेक्ट्स। ये लैक का बहुत बड़ा स्केल में आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड ये सब स्टेट में लैक का आपका बहुत बड़ा स्केल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लैक कल्चर वहां पे होता है ये सारा स्टेट पर। ठीक है, कमाई का एक जरिया भी है लैक कल्चर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which among the following acid is not a vitamin? तो दोस्तों देखिए बहुत ही सुंदर सा सवाल है। पिछले आपका बायोलॉजी का जो वीडियो था वहां पे हम लोग विटामिन के बारे में बहुत सारा सवाल, और केमिस्ट्री का वीडियो में भी था विटामिन का सवाल। तो यहाँ पे आपको बोलना चाहिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए अच्छे से। फोलिक एसिड, ओलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें ए सी डी तीनों ही आपका विटामिन है। विटामिन कौन सा तब नहीं है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये ओलेइक एसिड आपका क्या है, ये एक फैटी एसिड है। पहला बात तो ये एक फैटी एसिड है। ये एक फैटी एसिड है जो आपका एनिमल फैट में रहता है। तो ये विटामिन का कैटेगरी में ओलिक एसिड नहीं आता है, ये नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नोट कर लीजिए अच्छे से, कोई शक कोई दिक्कत हो
तो बताइएगा जरूर। देखते हैं अगला सवाल में क्या है। Which among the following controls the protein synthesis and heredity? तो दोस्तों एक चीज देखिए यहाँ पे, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस और हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब आप जो है आपका पापा और आपका मम्मी, इन दोनों से आए हैं आप, ठीक है, इन दोनों से आए हैं आप। वैसे आप और आपका बीवी इससे होगा आपका फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो ये जो एक जनरेशन जो दूसरे जनरेशन पे अपना जो फीचर है, जो जिनके अंडर में रहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हेरिडिटी। ये हेरिडिटी का बारे में आपका कौन रिसर्च किया था? ये हेरिडिटी का बारे में आपका ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, ग्रेगोर मेंडल, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो पिज्म सेटिमम है वो वाला प्लांट के ऊपर ये हेरिडिटी का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रेगोर मेंडल नाम है उनका, ठीक है। उनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? एमिनो एसिड। तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस तो मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड का काम है, लेकिन हेरिडिटी में अमीनो एसिड का क्या काम है? जीन, डीएनए, आरएनए। आपका सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे दोस्तों? देखिए ऑप्शन बी, जीन। ये जीन ही है ऐसा चीज, जीन मतलब क्रोमोसोम, ठीक है। वो क्रोमोसोम ही ऐसा चीज है जो आपका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आपका जो फीचर है वो कैरी करता है, जिसको हेरिडिटी बोला जाता है। याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर टू बॉडीज इज डिपेंडेंट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग कंडीशन को थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका मास लेता है m1, इसका मास लेता है हम लोग m2, और इसका बीच में जो डिस्टेंस है उसको r बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का थ्योरी क्या होगा? यहाँ पे g कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, जी किसके ऊपर डिपेंडेबल है? अभी नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे एक कांस्टेंट लेकर आ ही सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उतना तक हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। नेचर ऑफ बॉडीज, साइज ऑफ बॉडीज, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू बॉडीज, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको जान के रखना चाहिए यहाँ पे नॉन ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसके पहले जो वर्ड जुड़ा गया है देखिए यूनिवर्सल, इसीलिए, यानी कि कुछ भी इसको अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो सच में ही यूनिवर्सल है, तो उसको ग्रेविटेशनल को कोई आपका डिपेंडेंसी उसको किसी के ऊपर नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following is correct about the properties of gravitational forces? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का बारे में बोलता है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर, एकदम ही नहीं, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जो पार्ट है इसके बदले में वीकेस्ट फोर्स होगा। दे ऑब्जर्व इनवर्स स्क्वायर लॉ, बोथ ए एंड बी नॉन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुका है G इक्वल्स टू K m1
m2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, यानी कि जी का जो संबंध है वो कैसा होगा, 1/r²। तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कितना आसान है देखिए। I don't believe this! असंभव! असंभव! चीजों को समझिए अच्छे से। व्हाट डू वी कॉल द न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम मास नंबर? तो देखिए वो सब न्यूक्लाइड को हम क्या बोलेंगे जिसका मास नंबर सेम होगा। तो आपका चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, सच स्पीसीज डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा कोई स्पीसीज ही नहीं है। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, आइसोबार। ठीक है, तो सेम मास नंबर वाला न्यूक्लाइड को हम लोग आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोप किसको बोलेंगे? आइसोटोप देखिए दो आइसोटोप देखिए, हाइड्रोजन का है 1H1 1H2 और 1H3, इसको आइसोटोप बोला रहा, मतलब आइसोटोप बोला जा रहा है इसको, ये तीनों को। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है डॉयट्रियम, इसका नाम है ट्राइटियम। ये तीनों आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है? आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, प्रोटियम, डॉयट्रियम, ट्राइटियम। आपका जो पानी होता है उसमें, नॉर्मल जो पानी होता है, जिस पानी को हम लोग पीते हैं, जिस पे नहाते हैं, उसको प्रोटियम से, उसका रिएक्शन जो होता है उसका प्रोटियम से होता है। और ये जो डॉयट्रियम से जो रिएक्शन होता है D2O, यानी कि इससे आपको H2O मिलता है, और डॉयटेरियम से जो रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है D2O। ये D2O पे कोई भी आपका लिविंग क्रीचर जो है वो अपना जिंदगी गुजार नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, और इसको आपका मॉडरेटर के काम पे यूज किया जाता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में, और इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, और आइसोटोन भी नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the three species will have the largest atomic size? तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज बोला है यहाँ पे। तो थोड़ा पीरियोडिक टेबल का चर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। तो पहले तो इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। यहाँ पे सोडियम का कितना है, 11। मैग्नीशियम का कितना है, 12। पोटाशियम का कितना है, 19। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो है ये आपका थर्ड पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, थर्ड पीरियड में आता है। और जो आपका पोटेशियम है ये आपका फोर्थ पीरियड में आता है, फोर्थ पीरियड में आता है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज किसका होगा? ऑप्शन डी, पोटेशियम। ठीक है, क्यों होगा उसका रीजन भी आप लोगों के सामने खुलासा हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या रखा है आप लोगों के लिए। Which of the following molecules have an electrovalent bonding? तो देखिए ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, नीचे दिया गया है, जिसका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, NaCl, MgO, NH3, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने का जो टेक्निक है, मतलब Na+ और Cl-, ठीक है, ये दोनों ही आपका ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्म लेता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, और MgO का भी। MgO का देखिए आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, O2 होगा यहाँ पे।
2 MgO, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग शेयर करता है। और जो आपका NH3 है, ये NH3 आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयर करता है, ठीक है। ये आपका NH3 कोवैलेंट कंपाउंड है, ये अमोनिया है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके ये बनता है, तो इसका क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। अच्छे से नोट कर लीजिए ये सब चीज, तहकीकात से बनाया गया है आप लोगों के लिए ये सारा क्वेश्चंस, तो ध्यान से पढ़िए। सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए, वही शेयर करेंगे धीरे धीरे आप लोगों के साथ। तो चलिए और शेयर करते हैं थोड़ा नॉलेज आप लोगों के लिए। Which problem of human body can be treated by process of dialysis? तो देखिए यहाँ पे इंसान के शरीर में वैसा प्रॉब्लम कहाँ आता है जब डायलिसिस करने का जरूरत होता है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, किडनी ट्रबल, लिवर ट्रबल, लंग ट्रबल, ब्रोंकाइटिस। तो आपका यहाँ पे डायलिसिस जो होता है वो तो पहला बात आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये किडनी ट्रबल के लिए होता है। क्यों दोस्तों, पहला बात देखिए, किडनी जो है ये किडनी का यूनिट बोलता है हम लोग, एक नाम है उसका, उसका नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन जो होता है ये आपका वो फानेल जैसा काम करता है, ठीक है। क्या करता है, फानेल जैसा काम करता है। जो आपका शरीर में जो आपका जो चीज, मतलब जो जो मटेरियल, सारा मटेरियल तो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ मटेरियल खराब भी हो सकता है, वो सबको किडनी सही दिशा में वो डायरेक्शन देता है, ये सब नेफ्रॉन के मदद से, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन मतलब किडनी अगर आपका खराब हो जाएगा मतलब आपको डायलिसिस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किडनी से ही आपका जो यूरिन है वो किडनी से ही यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है। तो यूरिन जो प्रोसेस है, टोटल आपका जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो पूरा किडनी, दोनों किडनी मिलके संभालता है। तो किडनी पे अगर आपका असर पड़ेगा तो डायलिसिस यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो चीज है इसको बोला जाता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन आपका जो प्रोसेस है इसका रिजल्ट है यूरिन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे प्रोटीन कौन सा चीज का बना हुआ रहता है, मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सुगर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, एमाइनो एसिड, ठीक है। बहुत सारा एमाइनो एसिड है, जैसे ट्रिप्टोफैन है, और आपका शुगर और कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए आपका जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आपका शरीर में डायरेक्ट घुल मिल नहीं सकता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को थोड़ा सिंपल फॉर्म में आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो लास्ट में क्या होगा, ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज, ये सारा में ट्रांसफर होता है। जैसे फैट आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ट्रांसफर होता है, फैट जो होता है वो आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों में ट्रांसफर होता है। और आपका जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बना हुआ रहता है, तो वो एमिनो एसिड फॉर्म में बॉडी में एसिमिलेशन होता है, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन ध्यान से नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए एकदम, ताकि आपको अगला सवाल में कोई प्रॉब्लम ना आए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीओडी? तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ये आपको करना चाहिए, इसका जवाब आपको आना चाहिए। जो बीओडी है उसका फुल फॉर्म क्या है?
देखिए ये बीओडी जो है उसका चारों ऑप्शन देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बेसिकली क्या होता है, वो एक डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन घुलता है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है। ठीक है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है जो आपको एरोबिक जो आपका कॉम्पोजिशन है, वो एरोबिक कॉम्पोजिशन के लिए आपको वाटर सैंपल में जो आपका एरोबिक कॉम्पोजिशन है, मतलब dissolved oxygen amount in a water ecosystem, ठीक है, by aerobic creatures to break down, ठीक है, to break down ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन के लिए आपका जितना मात्रा का ऑक्सीजन चाहिए वो भी पानी में घुला हुआ, उसी को आपको बीओडी बोलता है। तो ये सवाल आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। और एक सवाल आता है इससे ही रिलेटेड, उसको बोला जाता है आपका सीओडी। ठीक है, ये सीओडी जो है इसको आप लोग दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी मत समझिएगा, इसका पूरा नाम है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, वो था बायोलॉजिकल और ये है केमिकल, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको दोस्तों आप लोग सीओडी नाम से याद रखिएगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following non-metals is used to make antiseptic? तो देखिए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको एंटीसेप्टिक बनाने में यूज होता है? सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन से आपका पहला जमाने में टिंचर ऑफ आयोडीन बनाया जाता था जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता था। ठीक है, टिंचर, इसका सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ये आपका पर्पल सॉल्यूशन होता है इसका, टिंचर ऑफ आयोडीन का। तो ये एंटीसेप्टिक का दौर में यूज किया जाता था आयोडीन को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। हु रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड ऑक्सीजन? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का रिकॉग्नाइजेशन और नामकरण, ठीक है, दोनों ही किसके द्वारा किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए आपका, एंटोनी लावोसियर, हेनरी कैवेंडिश, एलेजांद्रो वोल्टा, लुई क्लॉद कैडेट डे ग्रेसिकोर्ट। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, एंटोनी लावोसियर। ये आपका एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। ठीक है, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। और ये ऑक्सीजन का रिकॉग्निशन और नोमेनक्लेचर दोनों ही किया था। और क्या किया था? और ये साबित किया था कि आपका जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन पे ऑक्सीजन का यूज होता है। रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस पे आपका ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो होता है उसका रिकॉग्निशन भी ये एंटोनी लावोसियर ही किया था। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए।
नोट कीजिएगा तो आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is an ore of aluminium? यानी कि एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम का ओर क्या है दोस्तों? ये ओर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जो मेटल्स हम लोगों को मिलता है, जो मेटल्स मिलता है उसको वो स्टोन फॉर्म में मिलता है, ठीक है। उसको पिघला के या कोई भी प्रोसेस से वो आपका स्टोन फॉर्म में मिलता है, जिसको हम लोग ओर बोलता है। जो स्टोन फॉर्म चीज आप लोगों को मिलेगा, जहां से आप लोग फार्नेस में मेटल आप लोग वहां पे केमिकल दर से आप लोग मेटल को निकाल लेंगे, तो उसको स्टोन फॉर्म में मिलता है, तो उसको ओर बोला जाता है। तो एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है यहाँ पे? गैलेना, क्रायोलाइट, एप्सम सॉल्ट, सिनाबार। तो आपका देखिए गैलेना जो है ऑप्शन ए, वो है आपका लेड का, ठीक है, यानी कि पीबी। क्रायोलाइट ये आपका सही जवाब है। एप्सम सॉल्ट, सिनाबार ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिनाबार भी नहीं होगा। आपका सही जवाब है क्रायोलाइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्रायोलाइट है वो क्रायोलाइट से आपका बेयर्स प्रोसेस में, बेयर प्रोसेस याद रखिएगा, अच्छे से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। बेयर प्रोसेस से आप लोगों को Al2O3 का प्रोडक्शन होता है। पहले Al2O3 का प्रोडक्शन होता है, फिर वहां से आप लोगों को एल्यूमिनियम तक वो केमिकल प्रोसेस से एल्यूमिनियम निकल लेता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following scientist is known for using electrolysis to isolate and discover many elements? तो देखिए यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मेन बहुत सारा एलिमेंट जो है उसको अलग किया था और उसका पहचान किया था। तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हम्फ्रे डेवी, जेम्स बारो, जॉन प्रिंगल, डेविस गिलबर्ट। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका हम्फ्रे डेवी। ये हम्फ्रे डेवी ने करीब आपका 10 से 12 आपका जो एलिमेंट है उसको अलग किया था इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत, और आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट इनोवेशन भी किया था। क्या? वो सेफ्टी लैंप जो माइनर्स के लिए डेवी ने इनोवेट किया था, सेफ्टी लैंप। वो मीथेन, अगर मान लीजिए आपका सेफ्टी लैंप किस लिए इस्तेमाल होता था, आप लोग मान लीजिए जमीन के बहुत नीचे, मतलब 60 से 70 मीटर नीचे इस लेवल पर आपका कार्टिंग चल रहा है, तो यहाँ पे हो ही सकता है कि कोई कहीं भी आपका मीथेन जो गैस है वो गैस कहीं भी स्टोर होकर रखा है। तो वहां पे अगर कोई भी एक भी वो, अगर मीथेन गैस बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ठीक है, ये फ्लेमेबल होता है इसलिए वहां पे जलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, और नीचे देखने के लिए मजदूरों के पास कोई चारा भी नहीं रहता था पहले, इसलिए पहले जमाने में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता था। लेकिन फिर डेवी ने इनोवेट किया क्या? सेफ्टी लैंप। इसके लिए हम्फ्रे डेवी का नाम डेविस सेफ्टी लैंप से सुन एकदम अच्छे से याद रखा जाता है, डेविस सेफ्टी लैंप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। हुपिंग कॉफ इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों पहले तो आप लोग को जानना पड़ेगा ये हुपिंग कॉफ होता क्या है। हुपिंग कॉफ आपका एक ऐसा डिजीज होता है जहां पे आपका कफ का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि आपका जो खांसना है, खांसना आपको बहुत ही ज्यादा तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, और बार बार देखने को मिलेगा, बार बार। और लास्ट में आपका मुंह से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है हुपिंग कफ में, ठीक है। तो इसको होने, हुपिंग कफ किसके कारण होता है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी, यर्सिनिया पेस्टिस, ट्रिप्टोनेमा पैलिडम। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, बॉर्डेटेला पर्टुसिस, ठीक है। ये यर्सिनिया पेस्टिस के लिए क्या होता है, कौन सा आपका पेंड एपिडेमिक होता है?
यहाँ पे आपका प्लेग होता है, ठीक है, प्लेग होता है यहाँ पे आपका येर्सिनिया पेस्टिस के लिए। तो दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ पे, पार्ट पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला सवाल। द साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक इज। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये साइंटिफिक नेम ऑफ पीकॉक, चारों ऑप्शन देखिए, पैवोक्रिस्टस, गैलास गैलास, कोलंबा लिविया, नन ऑफ दिस। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पैवोक्रिस्टस, ठीक है, ये मोड़ का साइंटिफिक नाम है। गैलास गैलास जो है ये आपका चिकन का होता है, कोलंबा लिविया जो है ये आपका कबूतर का होता है, ठीक है, कोलंबा लिविया आपका कबूतर का होता है, गैलास गैलास आपका चिकन का होता है। तो दोस्तों बढ़ेंगे अभी अगला सवाल की तरफ। Which among the following temperature scale is based upon absolute zero? तो देखिए यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होता है वो पूरा फ्रीज हो जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल अगर रहेगा वो पूरा फ्रीज कंडीशन में चला आएगा, ठीक है, फ्रीज कंडीशन में आ जाएगा, फ्रीज कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, नोट कीजिए। और अगर फ़ारेनहाइट पे पूछेंगे तो होगा ये -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो स्केल है इसका, वो स्केल कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन रैंकिंग। आपका सही जवाब होगा केल्विन स्केल। ये केल्विन स्केल में ये एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर आता है, ठीक है। तो ये दो आपका जो ये आपका वैल्यू है, ये वैल्यू आप लोगों को याद रहना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना होता है। देखते हैं अगला सवाल। An object is executing uniform circular motion. Which of the following quantities remain constant during the object's motion? तो दोस्तों ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ये पहला बात तो होता है ये एक सेंट्रीपिटल मोशन होता है। सेंट्रीपिटल इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल मतलब होता है कोई भी चीज को अगर आप एक सर्कुलर वे पे घुमा रहा है तो वो चीज आपका जो उसका जो सेंटर है उस सेंटर के तरफ उसका अट्रैक्शन होता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चीज कांस्टेंट रहेगा? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, स्पीड ओनली। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्पीड ओनली। स्पीड एकलौता ऐसा चीज है जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो सेंटर के तरफ इसका जो अट्रैक्शन है इसीलिए एक्सीलरेशन में चेंज आएगा, लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following electromagnetic waves in the electromagnetic spectrum has the highest wavelength? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो वेव्स होता है, जो वेव्स से हम लोग बहुत काम भी करते हैं कुछ कुछ वेव से, तो वो ईएम स्पेक्ट्रम का हाईएस्ट वेवलेंथ किसका आता है? एक्सरे, विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी रेज। तो यहाँ पे हाईएस्ट वेवलेंथ आता है आपका इंफ्रारेड रे का, ठीक है। ये इंफ्रारेड जो है आपका इसका हाईएस्ट वेवलेंथ आता है। और शॉर्टर जो होता है आपका, शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है मतलब लोएस्ट वेवलेंथ जो होता है वो होता है स्मॉल वेवलेंथ को हम लोग माइक्रोवेव बोलता है, ठीक है। माइक्रोवेव का आपका स्मॉलर वेवलेंथ होता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट आर अल्ट्रासोनिक साउंड? तो यहाँ पे जो टर्म है अल्ट्रासोनिक, इसका मतलब क्या है? साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव 2 किलोहर्ट्ज, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव 20 किलोहर्ट्ज, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव 200 किलोहर्ट्ज, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव 20 हर्ट्ज। तो आपका
सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अबव। सॉरी दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि वो 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलता है। जो आपका आता है मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो, बैट यानी कि चमगादड़, ये सारा जो है ये आपका अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो आपको प्रोड्यूस करता है। ये साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 20 किलोहर्ट्ज के अबव है। और ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड आपका हियरिंग रेंज पे नहीं आता है, यानी इंसान इसको सुन नहीं पाता है। ठीक है, इंसान अल्ट्रासोनिक वेव को या अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो उसका जो वो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आता है। तो देखते हैं अगला सवाल। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ सिलेंडर कंटेनिंग बाय अ लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। तो यहाँ पे सवाल तो बहुत सुंदर है। ये एक पिस्टन, यहाँ पे मान लीजिए ये एक पिस्टन है, ठीक है। तो पिस्टन एक सिलेंडर के अंदर में घुसाया गया है, तो यहाँ पे लिक्विड है। तो लिक्विड के ऊपर ये अगर ऐसा प्रेस करेगा तो ऐसा प्रेस करेगा, फिर ये अपना जो पहला पोजीशन था उस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा आपका वेव प्रोड्यूस होगा, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों पहले तो आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल ये दोनों का अंदर में फर्क समझना पड़ेगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है आपका जो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन के पैरेलल में, ठीक है। मतलब ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन का पैरेलल में जो फोर्स आएगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल, जो वेव आएगा उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? मतलब फोर्स ऐसा अप्लाई हो रहा है मान लीजिए, तो ये होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इस तरफ जो होगा ये होगा आपका ट्रांसवर्स वेव। यानी कि कोई भी अलाइनमेंट का हिसाब से आपका अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल, और आपका अक्रॉस द अलाइनमेंट जो होगा वो होगा ट्रांसवर्स। तो अगर ये पिस्टन को ये लिक्विड फील्ड सिलेंडर के अंदर में घुसा के इसको अगर बैक और फोर्थ करेंगे तो यहाँ पे कौन सा वेव प्रोड्यूस होगा? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ये सामने और पीछे दोनों तरफ ही आएगा, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अगला सवाल में क्या है। द इजीली नोटिस्ड स्मेल ऑफ एलपीजी गैस इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे जो आपका एलपीजी गैस वो अगर लीक हो जाएगा तो कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए उसका स्मेल आसानी से पहचान में आ जाएगा? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथानेथियोल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, इथानेथियोल। ठीक है, क्योंकि ये एक आपका सल्फर बेस्ड आपका कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके सल्फर का बू से आप पहचान सकते हो कि एलपीजी गैस लीक हुआ है वहां पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which acid is described as HOOCCOOH? यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे आपका थोड़ा दिक्कत है, वो ऐसा लिखा जा सकता था आपका HOOCCOOH। ठीक है, यानी कि COOH होल 2, COOH होल 2 इसको ऐसे भी बोला जाता है। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड एक आपका
ये आपका एक लाइट एसिड है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए ये एक लाइट एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड का आपका फॉर्मूला याद ही है आप लोगों को, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड। कार्बोनिक एसिड अगर पूछेंगे तो आप लोग ये जवाब दे सकते हैं H2CO3। ठीक है, ये आपका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली नोन्ड एज। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, मतलब इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो कैसा होगा, CaMgO4 कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एस्बेस्टस, बोराक्स, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। पहले तो ये दोनों सोडा नहीं आएगा, बोराक्स भी नहीं आएगा, क्योंकि बोराक्स जो है वो आपका सोडियम का कंपाउंड है, बोराक्स। ठीक है, सोडियम कंपाउंड है बोराक्स। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन ए, ये बोराक्स आपका सोडियम कंपाउंड है। तो आपका सही जवाब होगा एस्बेस्टस, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। इसका असली नाम क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है, एस्बेस्टस। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखते हैं पहले इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को लिख लेता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और हेमीहाइड्रेट बोला है यानी कि हाफ H2O, इसको हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। तो इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, CaOClCl। ठीक है, स्लेक्ट लाइम, लाइम लाइम यानी कि आपका CaO। ठीक है, और क्या बाकी रह गया आपका, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि डिटर्जेंट आप लोगों का जो केमिकल होता है वो आपका सिंथेटिक केमिकल होता है। तो बाकी रह गया कौन सा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपका सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला जो है यो याद रख लीजिएगा, आपका CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following chemicals is called as philosopher's wool। तो देखिए ये भी बहुत कॉमन सा सवाल है, ये फिलोसोफर्स वूल किसको बोला जाता है, ब्रिमस्टोन, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि ये जिंक ऑक्साइड का जो व्हाइट टेक्सचर है, ठीक है, इसका जो व्हाइट टेक्सचर है, ये व्हाइट टेक्सचर के लिए इसको फिलोसोफर्स वूल कहा जाता है। ठीक है, व्हाइट टेक्सचर के लिए इसको फिलोसोफर्स वूल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या रखा हुआ है आप लोगों के लिए। Which of the following laws is used to rule to predict the solubility of gases in metals। तो दोस्तों यहां पे देखिए, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन मेटल, मतलब मेटल में गैस का सॉल्युबिलिटी जो है उसके लिए इसका लॉ है, डाल्टन्स लॉ, सीवर्ट्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, हेनरीज लॉ। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सीवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास में ये सवाल पहले ही रिपीट हो चुका है। तो आपका मैटर का ऐसे ही 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों ही इधर आप है, यहाँ पे तीनों स्टेट ही है। ठीक है, सॉलिड में आपका जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होता है वो बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, और गैस में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत ही कम रहता है। इसीलिए गैस का जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से
अपना जो एनर्जी है वो ट्रांसफर के लिए इधर से उधर कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करते ही रहता है अनस्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और फोर्थ स्टेट जो होगा उसको बोला जाता है प्लाज्मा, ठीक है। ये प्लाज्मा स्टेट जो है ये मेटेरियल का आपका आयोनाइज्ड जो स्टेट है, आयोनाइज्ड जो स्टेट है वो आयोनाइज्ड स्टेट को आपको प्लाज्मा बोला गया है, ठीक है। ये स्टेट में आयोनाइज्ड पोजीशन में रहेगा, वो फोर्थ स्टेट कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को तो इंफॉर्मेशन बहुत ही मिल रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहा है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा आदमी, ताकि और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सके। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया, आगे बोलो। तो देखते हैं अगला सवाल आप लोगों के लिए क्या है। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस? तो दोस्तों पहले तो आपको जानना पड़ेगा स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। दोस्तों स्ट्रेस का जो मतलब होता है वो होता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि फोर्स का आपका यूनिट क्या होगा, देखिए यहां से ही निकल जाएगा न्यूटन, और एरिया का आपका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्या निकल गया यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन होगा। और भी बहुत सारा सवाल है ऐसा, जैसा कभी कभी पूछा जाता है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है, स्ट्रेन का यूनिट क्या है, यह भी बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों आप लोग को जानने में खुश होगा कि स्ट्रेन यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है। क्यों यूनिट लेस है? क्योंकि स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेन आपका दो सेम आपका वो वेरिएबल का रेशियो होता है स्ट्रेन, इसीलिए स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। और एक भी सवाल आप लोगों के लिए पूछा जाता है कि स्ट्रेस पहले ही है या स्ट्रेन पहले है। तो दोस्तों पहले जो है, जो फंडामेंटल जो ज्यादा है वो स्ट्रेन ही है, क्योंकि स्ट्रेन नहीं होगा तो स्ट्रेस कहां से आएगा। तो ये अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में स्ट्रेन ज्यादा फंडामेंटल है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। Which of these compounds is also known as wood spirit? यानी कि वुड स्पिरिट इनमें से कौन सा कंपाउंड है उसको बोला जाता है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, इथानॉल, मिथानॉल, प्रोपानॉल, नन ऑफ द अबव। पहला तो दोस्तों देखिए ये जो वुड है इसका आपका एयर टाइट कंडीशन में, मतलब नो एयर, ऐसा कंडीशन पे इसके ऊपर हीट इफेक्ट दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पिरिट मिलता है। तो स्पिरिट का केमिकल नाम क्या होता है वुड स्पिरिट का? तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि जो मिथानॉल होता है। मिथानॉल का केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, CH3OH। ये जो मिथानॉल होता है ये आपका जहरीला होता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द नेचर ऑफ pH ऑफ मिल्क? तो यहां पे देखिए ये जो दूध होता है आपका, दूध का pH क्या होता है, यानी कि दूध आपका एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक या बेसिक, कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, बेसिक, स्लाइटली एसिडिक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूध स्लाइटली एसिडिक है आपका। 6.5 से 6.7 का pH देखने को मिलता है दूध का, ठीक है। तो ये 0 से आपका 7 और 7 से आपका 14, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।
व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? तो चारों ऑप्शन देखिए, ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है फिजिक्स का। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू नॉर्मल स्ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है यंग्स मॉड्यूलस। रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लैटरल स्ट्रेन। तो आपका सही जवाब जो होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन सी, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये दोनों का जो रेशियो है यानी कि y इज इक्वल टू पी एल बाई ए, ये याद रख लीजिए, ठीक है। इसको यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बोलता है पी एल बाई ए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is formed when an acid reacts with alcohol? तो देखिए एसिड और अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उसमें क्या फॉर्म होता है? एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन में आपका एस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। एसिड यहाँ पे आपका कैटलिस्ट का काम करता है। चारों ऑप्शन आपका देखिए, कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड, एल्काइन। तो ये सवाल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है और कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड, एल्काइन, इसके अंदर में सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, एस्टर, ठीक है। ये एस्टर एक टाइप का सॉल्ट होता है। क्या होता है आपका? एक टाइप का सॉल्ट होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये एसिड और अल्कोहल ऑर्गेनिक रिएक्शन में आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं 36 में क्या है। व्हाट डू वी गेट व्हेन वी पास फेनॉल वेपर्स ओवर जिंक डस्ट? तो देखिए यहाँ पे फेनॉल वेपर को अगर आप जिंक डस्ट के ऊपर से उसको पास करवाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? मीथेन, इथेन, टॉलुइन, बेंजीन। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा बेंजीन। कैसा दिखता है बेंजीन? उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H6, ठीक है। बेंजीन को ऐसे भी कई बहुत सारा जगह में ऐसे भी बोला जाता है C6H6। ये टॉलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर में अगर आपका एक CH3, ये CH3 पर पोर्शन अगर ज्वाइन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टॉलुइन, यानी कि C6H5CH3। मीथेन क्या होता है आपका? मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4, ठीक है। और इथेन जो होता है वो होता है C2H5। तो ये सारा चीज आप लोगों का नोटबुक में अभी तक कॉपी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द HCH बॉन्ड एंगल इन अ मीथेन मॉलिक्यूल? तो दोस्तों देखिए ये जो HCH बॉन्ड रहता है यानी कि HCH यानी कि CH4, यही तो मीथेन का फॉर्मूला है ना। तो देखिए यहाँ पे HCH, ये बॉन्ड के बीच में ये एंगल कितना होता है? HCH बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री, 75 डिग्री, 109 एंड 0.5 डिग्री, 150 डिग्री। तो आपका ये जो VSEPR थ्योरी है, ये VSEPR थ्योरी वाइज आपका मीथेन का बॉन्ड एंगल होता है ऑप्शन सी 109.5 डिग्री। HCH बॉन्ड एंगल जो होगा आपका ये होगा 109.5 डिग्री। नोट कर लीजिए, अच्छे से ध्यान में रखिए, आपका ही आसानी होगा। बढ़ते अगला सवाल पर। Which of the following metals is the major constituent of pewter alloy? तो यहाँ पे देखिए प्यूटर alloy के लिए कौन सा मेटल आपका मेजर है? यहाँ पे टीन, इंडियम, टाइटेनियम, लीड। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, टीन। ये आपका 85 से 99% टीन रहता है, ठीक है। इतना परसेंटेज का हिस्सा रहता है। और उसके साथ क्या रहता है? एंटीमोनी रहता है। एंटीमोनी का केमिकल फॉर्मूला Sb है, ठीक है। और आपका रहता है कॉपर और साथ में आपका बिस्मथ, ठीक है। ये चारों मिलकर आपका प्यूटर एलॉय बनता है। प्यूटर एलॉय का केमिकल फॉर्मुलेशन तो नोट कर लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the metals is most commonly used as control rods in nuclear reactors? तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर पे कौन सा मेटल का यूज होता है?
चारों ऑप्शन देखिए, प्लेटिनम, कैडमियम, कोबाल्ट, सिल्वर। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैडमियम। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कैडमियम रॉड्स है, ये कैडमियम रॉड्स आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां से एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा 0n1 जो होता है, उसको फाइनल करके हटा देता है सिस्टम से, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा जो फिशन है वो रोक जाए। एक्स्ट्रा फिशन को यहाँ पे रोक देते हैं कैडमियम का जो कंट्रोल रॉड रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फिशन। ठीक है, यहाँ पे फिशन को रोक देते हैं ये कैडमियम का कंट्रोल रॉड। थ्योरी अच्छे से अपना भेजा में घुसा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। What do we call the number of water molecules present in word formula unit of a salt? मतलब मान लीजिए कोई भी एक सॉल्ट का फॉर्मूला है, K2SO4 Al2SO4 whole 3 24H2O। तो ये एक सॉल्ट का यूनिट फॉर्मूला है। ये पानी का जो हिस्सा है, ये पानी का हिस्सा को क्या बोला जाता है यहाँ पे? तो चारों ऑप्शन देखिए, फॉर्मूला नंबर ऑफ सॉल्ट, पावर ऑफ सॉल्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रो नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में आने के लिए इतना इतना मॉलिक्यूल पानी इस सॉल्ट को कंज्यूम करना पड़ा है, ठीक है। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगला सवाल में क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन का कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, सिनाबर, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, मीथेन। आपका एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो केमिकल फॉर्मूला देखिए CH3COOH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3, मीथेन जो है CH4। बाकी कौन रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, सिनाबर। तो सिनाबर जो होता है यह आपका मरकरी और सल्फर, मतलब Hg और सल्फर, ये दोनों मिलके सिनाबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनाबर कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो घबराने का कोई जगह नहीं है यहाँ पे। आप लोग अच्छे से आंसर को, मतलब ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के तभी एकदम सही ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। देखिए फिर से वो रिपीट वाला सवाल आया है। बायोगैस का आपका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा? मीथेन, CH4। इसका नेचर कैसा है? ये फ्लैमेबल है, ठीक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो है मीथेन। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन कार्बन जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है कितना? 156 पिकोमीटर का, ठीक है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपका 156 नहीं, माफ कीजिएगा, 154 पिकोमीटर होता है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपका। आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो फिर से आप लोगों के लिए एक बार सही से लिख देता है, 154 पिकोमीटर होता है। PM मतलब पिकोमीटर, मतलब 10⁻⁻12 स्केल में ये बॉन्ड लेंथ का मेजर होता है, पिकोमीटर, ठीक है, पिको। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ कितना होता है आपका? चारों ऑप्शन देखिए, 156, 148, 134, 172। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 134 पिकोमीटर होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो देखिए, ब्लड प्लाज्मा विथ विच अमंग द फॉलोइंग रिमूव्ड।
इज कॉल्ड सीरम। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा कौन सा मटेरियल के बिना आपका सीरम कहला जाएगा? फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, कोलाजन। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा फाइब्रिनोजन, ऑप्शन सी। ये फाइब्रिनोजन के बिना आपका प्लाज्मा सीरम कहला जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। दोस्तों कोई भी दिक्कत अगर हो रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हम लोगों को। देखते हैं ये सवाल क्या है। विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इस प्रोजेक्ट कवच इज रिलेटेड टू? तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट कवच है ये कौन सा डिजीज के लिए रिलेटेड है? मलेरिया, डेंगू, एड्स, स्वाइन फ्लू। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एड्स। ठीक है, ये एक सेंट्रल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कवच। इसको एड्स के लिए लॉन्च किया गया है। ये एड्स क्या होता है? ये एड्स आपका एक एसटीडी होता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ये एड्स सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये आपका अफ्रीका से आता है ये डिजीज जो है, और इसका पूरा नाम क्या है? ऑकवर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि आपका बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है ये डिजीज आपका। ठीक है, एड्स। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल पर। द बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएसई, इज कॉमनली नोन एज। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है ये कौन सा डिजीज है? यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज, मैड काउ डिजीज, फॉग फीवर, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, मैड काउ डिजीज। और ये आपका वो जो एफेक्टेड काउ है उसके ब्रेन में रहता है, और वैसा एफेक्टेड आपका एफेक्टेड काउ का जो मीट है वो कोई कंज्यूम कर लेगा तो उसको मैड काउ डिजीज होगा। ठीक है, एफेक्टेड काउ जो है उसका मीट कोई कंज्यूम कर लेगा तो उसको मीट कंजम्पशन पे उसको मैड काउ डिजीज होगा। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following vitamins was discovered by सर एडवर्ड मेलनबी? तो यहाँ पे देखिए सर एडवर्ड मेलनबी द्वारा कौन सा विटामिन आपका डिस्कवर हुआ था? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। ये सर एडवर्ड मेलनबी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। Which is also known as master gland of our body? तो देखिए बहुत सुंदर सवाल है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी आपका कौन सा बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड, चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपका स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है हमारा बॉडी का। ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, लेकिन इसको ही मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा मात्रा का हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, हाईएस्ट हार्मोन सीक्रेट करता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रेशन ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया है। याद रखिए अच्छे से। सिक्रेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। व्हिच डज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस विद द स्पर्म? तो देखिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, तो वो कहां पर होता है? ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब। यानी कि ओवेरी का जो फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन रहता है उसका दीवारों में आपका स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है,
देखते हैं अगला सवाल। Which of the following conditions aggravate fungal disease? तो यानी देखिए यहाँ पे कौन सा कंडीशन के लिए आपका फंगल डिजीज हो सकता है। हीट एंड मॉइस्चर, कोल्ड एंड ड्राई, ह्यूमिड एंड कोल्ड, स्कॉचिंग हीट। तो थोड़ा ध्यान से इसका आंसर कीजिएगा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, हीट एंड मॉइस्चर। ये हीट एंड मॉइस्चर के लिए आपका फंगल डिजीज होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज आप लोगों के लिए हम लोगों की तरफ से 50 MCQ का एक वीडियो। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए जनरल साइंस का 50 MCQ का एक वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का अल्टीमेट मोटिवेशन है। तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि हम फ्यूचर में आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।